आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10 जो कि आपका है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। छोटा है चैप्टर है, यहाँ से आपसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो माइक्रोब्स के नाम वाले क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा माइक्रोब्स क्या करता है, किस प्रोसेस में काम आता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो शुरू करते हैं। यहां लिखा है बिसाइड माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ and you have studied about the diversity of living organisms in 11th class. Do you remember which kingdom among these living organisms contain microorganisms? तो आपको पता है कि मोनेरा जो है, मोनेरा के अंदर आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। फंजाई जो होती है वहाँ भी आपके आते हैं, ठीक है। एंड विच आर द वन दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक, तो बैक्टीरिया जो है वो आपके माइक्रोस्कोपिक होते हैं। Microbes are present everywhere in soil, water, air, inside our body that of other animal in plants. They are present even at sites where no other life form could possibly exist. मतलब ये वहाँ भी होते हैं जहाँ पर कुछ नहीं होता है। मतलब कि बहुत गर्म एरियाज में जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होती हैं तुम्हारी, उनमें where the temperature may be as high as 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब जहाँ टेम्परेचर जो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है वहाँ आपके बैक्टीरिया मिल जाएंगे। डीप इनटू द सोयल, सोयल के अंदर, अंडर द लेयर ऑफ स्नो, बर्फ में, ठंड में, एंड हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट वहाँ भी मिल जाएंगे। आपको पता है हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, ठीक है ना, ये हर जगह मिल जाते हैं। माइक्रोब्स आर डाइवर्स, प्रोटोजोआ से लेकर के बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारे आपके माइक्रोस्कोपिक हैं। मतलब ये सारे माइक्रोस्कोपिक हैं और इसमें माइक्रोब्स आते हैं इनके अंडर में। बट माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट वायरसेस, वायरोइड्स एंड आल्सो प्रियॉन्स दैट आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। तो यहाँ जो बताया प्रायोन्स, 11th क्लास में भी था आपके कि प्रायोन्स आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। अगर कोई प्रोटीन इन्फेक्शियस हो जाए तो प्रायोन्स होती है। तो देखो ये सब आपके माइक्रोब के अंडर में आते हैं। कौन कौन? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल और प्लांट वायरसेस और वायरोइड्स और प्रायोन्स, ठीक है ना। लिखा है सम ऑफ द माइक्रोब्स आर शोन इन द फिगर। नेक्स्ट पेज पर जो आएगा उसमें माइक्रोब लाइक बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज एंड दैट कैन बी सीन विद नेक्ड आइज, जिनको आप केवल नेक्ड आई से देख सकते हो। कॉलोनीज को आप नेक्ड आई से देख सकते हो, आप जो है सिंगल बैक्टीरिया को नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। सच कल्चर आर यूजफुल इन स्टडीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। यहाँ कुछ डायग्राम्स बना करके आपको दिए गए हैं, जिनमें से ये जो बी डायग्राम है आपका, ये शेप। तो आपसे यहाँ से सवाल पूछ लेते हैं आपसे कि एडिनो वायरस की शेप कैसी होती है, या फिर ये पूछ लेंगे डायग्राम दे करके पूछ लेते हैं कि किसका डायग्राम है। ये आपका बैक्टीरियोफेज है जो कि टेडपोल की शेप का है। इसकी शक्ल जो है वो टेडपोल लार्वा, जो आपका मेंढक का लार्वा होता है फ्रॉग का, उसके जैसा है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ रोड शेप वायरस दिए गए हैं, दिया ना, रोड शेप वायरस। तो ये आपका जो है टोबैको मोज़ेक वायरस है। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि टोबैको मोज़ेक वायरस की शेप कैसी होती है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस की जो शेप होती है दैट इज द रोड शेप, ठीक है। नेक्स्ट दिखा है, नेक्स्ट डायग्राम दिखा है कॉलोनीज का, मतलब एक कॉलोनी बना के दिखाई। ये आपको दिख रही है आपकी एक फंगल कॉलोनी है, ठीक है। ये आपकी कुछ दूसरी कॉलोनी है फंगस की, ठीक है, या सॉरी बैक्टीरिया की कॉलोनी है। देखो छोटी छोटी दिखाई दे रही है तो बैक्टीरियल कॉलोनी है, बड़ी ग्रीनिश है तो ये फंगल कॉलोनी है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ लिखा है कि इन चैप्टर 8 यू हैव रीड द माइक्रोब्स कॉज ए लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेज इन ह्यूमन बीइंग। ये तो हमने पढ़ लिया है। दे ऑल्सो कॉज डिजीज इन एनिमल, इन प्लांट्स, but this should not make you think that all microbes are harmful. Several microbes are useful. तो कुछ बैक्टीरिया जो हैं आपके वो काम के होते हैं, कुछ फंजाई जो है वो आपके काम के होते हैं, मतलब वो आपके लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंड सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोब टू ह्यूमन वेलफेयर आर डिस्कस इन चैप्टर। तो यहाँ इस चैप्टर में कुछ आपको जो माइक्रोब्स का, मतलब जो माइक्रोब्स आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, किस तरह से वो हेल्पफुल होते हैं, क्या क्या चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, वो आपको यहाँ बताया जाएगा।
कौन सा माइक्रोब क्या बनाता है, इस पर आपको ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, याद भी आपको यही करना है कि कौन से माइक्रोब से क्या बनता होता है। शुरू करते हैं यहाँ से कि माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, मतलब जो घरेलू चीज़ें हैं, घरेलू प्रोडक्ट में माइक्रोब्स का क्या रोल होता है। यहाँ लिखा है, यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट वी यूज माइक्रोब्स और प्रोडक्ट डेराइव फ्रॉम देम एवरी डे। अ कॉमन एग्जाम्पल द प्रोडक्शन ऑफ द कर्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब अगर दूध से आप दही बनाते हैं तो वहाँ जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर लैक्टोबैसिलस, या फिर आप उनको कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा यहाँ से कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब क्या होते हैं, लैब की फुल फॉर्म बताइए। ग्रो इन ए मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू द कर्ड, तो भाई जब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपका जो मिल्क होता है उसके शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टिक एसिड में, ठीक है ना। तो दे आर कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और लैब ये आपके दूध से दही बनाने में हेल्प करते होते हैं। एंड लैब प्रोड्यूस एसिड दैट कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, तो लैब जो आपका एसिड बनाता है, यानी जो लैक्टिक एसिड बनाते हैं, वो लैक्टिक एसिड आपका जो मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट होती है, प्रोटीन आपकी मिल्क में जो प्रेजेंट होती है उसका नाम होता है केसीन। तो केसीन प्रोटीन को कोएगुलेट कर देता है, ठीक है ना, उसके जो जमा देता है, आप ये समझिए, मतलब उसकी जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है उसको मिसफोल्ड कर देता है, ठीक है। तो लिखा है पार्शियली डाइजेस्ट द प्रोटीन बाय द मिल्क प्रोटीन, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भाई लैक्टिक एसिड करता क्या है, तो आप ये बताएंगे लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोटीनों को कोएगुलेट करता है और पार्शियली डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट लिखा है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडिड टू द फ्रेश मिल्क इज इनोकुलम, तो आपसे पूछेंगे इनोकुलम क्या होता है। इनोकुलम वो होता है जब आप थोड़ी सी दही लेकर के कहीं से नए जो मिल्क है उसमें लगाते हैं, दही जमाने के लिए आप जो यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनोकुलम। उस इनोकुलम में या स्टार्टर में बैक्टीरिया होते हैं जो आप पहले वाली दही से लिए होते हैं, वो आपके नए मीडियम में जा करके ग्रो करेंगे और डिवाइड करेंगे और वहाँ पर जा करके लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। तो आप जो यूज करते हैं थोड़ी सी दही, आपने घरों में देखा होगा, दैट इज कॉल्ड एज इनोकुलम। एंड विच एट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई दस कन्वर्टिंग द मिल्क टू कर्ड। और ध्यान रखना है कि टेम्परेचर जो है वो सूटेबल होना चाहिए, यानी कि आप उसे ठंड में नहीं रख सकते, ठंड में जाकर के वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो जो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे। वहाँ आपको जो अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो बहुत जल्दी से कन्वर्ट हो जाएंगी और वो आपका सब खराब हो जाएगा, ठीक है। तो एक मीडियम सा टेम्परेचर, वो नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर लाइक चाहिए होता है उसको अच्छे से मल्टीप्लाई करने के लिए। एंड दस कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड विच ऑल्सो इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। तो यहाँ से आपसे सवाल पूछा जाएगा ये कि भाई जो बैक्टीरिया होते हैं वो न्यूट्रिशनल क्वालिटी कैसे बढ़ाते हैं, तो आप बताएंगे भाई वो B12 यानी जो आपकी विटामिन है, कोबालामीन जो है उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड इन आवर स्टमक टू एंड द लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कोजिंग माइक्रोब, मतलब जो दूसरे बीमारी करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनकी ग्रोथ को भी ये रोकते हैं, ठीक है ना। आपके माइक्रोब्स, आपकी इंटेस्टाइन होती है, आपके इंटेस्टाइन के अंदर एक माइक्रोफ्लोरा होता है। माइक्रोफ्लोरा मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी हेल्प करते होते हैं आपको डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया से बचाने के लिए। नेक्स्ट लिखा है द डो विच इज यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा, इडली एंड इज ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो आप डोसा इडली जो बनाते हैं, जो डो बनाते हैं, उस डो में भी क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। द पफ्ड अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो आपका पफी अपीयरेंस होती है, पफी अपीयरेंस का मतलब होता है जो आपका जो, जैसे आपने मतलब आटा वो कर दिया, क्या बोले, आटा बना दिया, तो उसमें बनाने के बाद आप देखेंगे कि वो आपका थोड़ा पफी हो जाता है, फूल जाता है। तो आपसे पूछते हैं वो आटा क्यों फूल जाता है, या फिर आप देखेंगे जो ब्रेड होती है आपकी उसमें छेद क्यों हो जाते हैं, पोरस क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन के दौरान होगा ये कि जो गैसेस होती है, जो CO2 निकलती है वो बाहर निकलती है, एंड दैट CO2 विल मेक दैट पर्टिकुलर डो पफी, उसको वो पफी अपीयरेंस देती होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2। भाई हमें पता है कौन सा पाथवे है वो जो फॉर्मेशन ऑफ CO2 में हेल्प कर रहा है, दैट इज फर्मेंटेशन, ठीक है ना। वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दिस फर्मेंटेशन कम फ्रॉम। तो ये जो बैक्टीरिया आते हैं ये आपके एयर से आते हैं, आप उनको खुला छोड़ देते हो, आप उसमें बैक्टीरिया डालते तो थोड़ी हो, अपने हाथ से तो बैक्टीरिया नहीं डालते हो, जो डो बनाते हैं उसमें बैक्टीरिया खुद से तो डालते नहीं हो ना। तो वहाँ क्या होता है, जो बैक्टीरिया कहाँ से आएंगे, एयर से आ जाएंगे। एंड सिमिलरली द डो विच इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स ईस्ट। तो वहाँ हम क्या करते हैं, ब्रेड बनाने के लिए बेकर्स ईस्ट का यूज करते हैं। सवाल आएगा आपसे पूछेंगे
कि बेकर सिस्ट का बायोलॉजिकल नेम बताइए, तो आप बताएंगे बेकर सिस्ट का बायोलॉजिकल नेम जो है वो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी है। यानी सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यानी ईस्ट, यानी जो कि ईस्ट जो आता है आपका वो क्या करता है, वो आपका वहाँ पर उस जो आपने जो लिया है डो उसमें वो क्या करेगा, फर्मेंटेशन कराता है। फर्मेंटेशन से होता ये है, आपको पता है अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और उसके अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। वही कार्बन डाइऑक्साइड जो वहाँ रिलीज होती है वो उस डो को पफी बना देती है। उसमें जो पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, वो CO2 गैस के बाहर निकलने के कारण होते हैं। नेक्स्ट लिखा है A number of traditional drink and foods are also made by fermentation by the microbes। तो कुछ शराब जो पीने की होती हैं, मतलब वो भी आपकी किससे बनाई जाती है, माइक्रोब से बनाई जाती हैं। जैसे कि इन्होंने कहा तोड़ी, तो सवाल आता है तोड़ी कहाँ से निकलती है, तो पूरा लाइन यहाँ तक लिखनी होगी आपको कि तोड़ी जो है वो एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउदर्न इंडिया की, जो कि आपकी सैप, जो प्लांट का सैप होता है उसको फर्मेंटेशन से मिलती है पाम के, ठीक है ना। पाम प्लांट जो होते हैं उनके जो सैप होता है उसको निकाला जाता है, फिर उसका फर्मेंटेशन किया जाता है, उससे जो निकलता है अल्कोहल, जो शराब जो पीते हैं वो आपकी क्या होती है, तोड़ी होती है। तो ये सवाल आ जाता है तोड़ी कहाँ से मिलती है, ऑप्शन में होता है आपके पाम्स, ठीक है। एंड माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश। फिश को फर्मेंटेशन के लिए माइक्रोब का यूज होता है। सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड। एंड चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब वर यूज। तो चीज़ जो आपका होता है, ये आप जो खाते हैं जिसको आप पनीर कहते हैं, इसकी इतनी वैरायटी होती है, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, क्योंकि चीज़ की जो राइपनिंग होती है, राइपनिंग मतलब जो चीज़ का जो एक विशेष प्रकार का स्पेशल फ्लेवर होता है उसको डेवलप करने के लिए अलग अलग तरह के बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, ठीक है। पहले तो जो आपका दूध है उसमें एंजाइम यूज करते हैं, रेनिट एक यूज करते हैं, आर्टिफिशियल एंजाइम होता है रेनिट। रेनिन का जो काम करता है, जैसे कि आप देखते हैं जो इन्फेंट्स जो होते हैं, इन्फेंट्स के स्टमक में जो मिलता है रेनिन, वैसा ही एक एंजाइम यहाँ पर यूज होता है रेनिट, उससे चीज़ बनाया जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके लिए ऐसा करते हैं कि जो बछड़े होते हैं गाय के, उनके काफ, उनके जो स्टमक होते हैं उसको निकाल लेते हैं और उस स्टमक के अंदर कुछ ऐसा करते हैं, उस स्टमक से एंजाइम निकलवाते हैं, ठीक है। तो अभी तो बायोटेक्नोलॉजी से इन्होंने रेनिट नाम का एंजाइम बनवा रखा है, उसका यूज करते हैं, ठीक है। चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब वर यूज एंड डिफरेंट वेराइटी ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट, स्पेशली कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, यही आपके पेपर में यहाँ से सवाल क्रिएट करेगा कि द लार्ज होल इन स्विस चीज, जो स्विस चीज है आपका, उसमें लार्ज होल जो है वो ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 होते हैं एंड बाय द बैक्टीरियम नेम प्रोपोनिबैक्टीरियम शर्मानी। तो यूज आपका सवाल क्या होगा कि स्विस चीज बनाने के लिए कौन से बैक्टीरिया का यूज करते हैं, या फिर सवाल आता है कि प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी जो कि आपका स्विस चीज का फॉर्मेशन करता है वो आपका क्या है, तो आपका आंसर होगा दैट इज ए बैक्टीरिया। तो समटाइम बच्चों को लगता है कि इट इज ए फंगस, तो थोड़ा ध्यान रखना, ये फंगस नहीं है, ये आपका बैक्टीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिखा है कि द रॉकफोर्ट चीज, एक दूसरी तरह का चीज होता है, दैट इज रॉकफोर्ट चीज, जो कि आपका रैपेंड बाय द ग्रोइंग स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम। तो यहाँ देखो ये लिखा, ये ध्यान से पढ़ना था बस आपको कि यहाँ स्विस चीज के लिए जो यूज हो रहा है वो है बैक्टीरिया, और जो आपका यहाँ यूज हो रहा है रॉकफोर्ट के लिए वो है आपका फंगस। तो उसका नाम जो होता है वो होता है आपका पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। तो ये फंगस आपका यूज किया जाता है इसमें, ठीक है। कई बार नाम पूछ भी लेते हैं, बोर्ड तो आपका नाम नहीं पूछता है यहाँ से, क्योंकि वो तो बस इतना ही पूछेगा कि दो स्पेशल तरह के चीज़ के नाम बताइए या फिर उसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है ये बताइए, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जो आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें माइक्रोब्स का यूज किस तरह होता है। तो चलिए देखते, लिखा है कि भाई इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स valuable to human beings. Beverage and antibiotics are some example. Production on an industrial scale require growing microbe in very large vessels called fermenters। मतलब आप जो बड़े लेवल पर आप प्रोडक्ट प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप बड़े लेवल पर चीज़ों को जानना चाहते हैं, तब आप किसका यूज़ करते हैं, फर्मेंटर का यूज़ करते हैं। फर्मेंटर एक बड़ी कल्चर वेसल होती है, जैसे कि आप एक प्रेशर कुकर को बड़ा कर लो, मतलब कमरे जितना बड़ा कर लो, उतना बड़ा है उससे भी बहुत बड़ा कर लो, उसमें आपका लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है एंटीबायोटिक्स का या फिर बेवरेज का,
तो वहाँ भी आपके जो वो हैं माइक्रोब्स है उनका यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगले पेज पर। इन्होंने थोड़ा सा फर्मेंटर के बारे में फ़ोटो बना के दिखाई है। देखो लाइक इस तरह से बड़ी बड़ी कल्चर वेसल होती हैं, इनके अंदर मीडिया डाला जाता है, मतलब जिस मीडिया से आपको बनाना है जो वो डाला जाता है, और बैक्टीरिया लगाए जाते हैं या फिर जो फंगस है वो लगाई जाती है। वो क्या करते हैं, उस मीडियम को कन्वर्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है और प्रोडक्ट को नीचे से निकाल लिया जाता है, ठीक है। कुछ इस तरह से भी देखो इतने बड़े बड़े फर्मेंटर होते हैं और इनमें सब में यही हो रहा होता है, फर्मेंटेशन कराते हैं और प्रोडक्ट निकाली जाती है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है जैसे कि भाई के इंडस्ट्रियल में इन्होंने सबसे पहले बताया फर्मेंटेड बीवरेज। लिखा है माइक्रोब स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीवरेजेस। बहुत सालों से, बहुत पता नहीं कितने सालों से पहले बड़े बड़े जो है मटकों का यूज किया जाता था इनकी जगह पर। वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम ये सब बनाया जा रहा है। एंड फॉर दिस पर्पज द सेम ईस्ट जो है आपका वही है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, यानी जो बेकर्स ईस्ट है उसी का यूज किया जाता है। इसका नाम जरूर ध्यान रखना भाई, इसका नाम नहीं भूलना है बस, बाकी चीज़ें तो ठीक है। यूज फॉर ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड ब्रीवर्स ईस्ट, इसी को हम कहते हैं ब्रीवर्स ईस्ट, इसका यूज करते हैं। एंड इज यूज फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स ऑफ फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल, इथेनॉल बनाने के इसका यूज करते हैं, ठीक है। अल्कोहल जो आता है आपका C2H5OH उसका यूज करते हैं। एंड डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन तो आपको पता ही यार कौन सी होती है, बार बार सेम बात कह रहे हैं कि इथेनॉल बनाने में जो यूज होती है दैट इज फर्मेंटेशन रिएक्शन। जब आपका आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि जो आपका पायरुविक एसिड है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस के बाद आपका पायरुविक एसिड बनता है, वो पायरुविक एसिड आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ना जा करके वहीं सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही एनारोबिकली, ये कंडीशन सारी तभी होती है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो, तो एनारोबिक कंडीशन में वो आपका पायरुविक एसिड जो आपका बनता है ग्लाइकोलाइसिस से, वो आपका पायरुविक एसिड क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है, ठीक है ना। वो आपका वहाँ पर क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है, दैट इज इथेनॉल। तो पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर वो एथेनॉल में कन्वर्ट होता है और उसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है बाहर, ठीक है। तो लिखा है डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल बाय ईस्ट। यस, हमें पता है भाई, कहाँ पर थी, 11th क्लास में थी। एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल यूज फॉर फर्मेंटेशन इन द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग विद और विदाउट डिस्टिलेशन। देखिए यहाँ से आपसे जो सवाल क्रिएट होगा वो यहाँ से क्रिएट होगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई कि कौन से जो बीवरेज हैं वो विद फर्मेंटेशन विद डिस्टिलेशन बनते हैं और कौन से विदाउट डिस्टिलेशन बनते हैं। देखिए डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप जो है डिस्टिलेशन करके, जैसे आपको बीवरेज मिला तो आप उसको डिस्टिलरी में ले जाएंगे, डिस्टिलेशन कर करके वहाँ उसका एल्कोहल का जो परसेंटेज है वो बढ़ाया जाता है। लाइक आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लो शुरुआत में जो ईस्ट है, मान लो वो आपका 13% एल्कोहल बना रहा है और आपकी जो विस्की है उसके अंदर 45.5% एल्कोहल है, तो 13.5% एल्कोहल को 45 तक ले जाने के लिए हमको उसको क्या करना होता है, डिस्टिलेशन करना होता है, यानी कि उसमें से वाटर का कंटेंट हटाना होता है, ठीक है ना। तो ये सवाल ध्यान रखना कि जब ज़्यादा एल्कोहल वाली चीज़ें होती हैं वो डिस्टिलेशन से मिलती हैं, कम परसेंटेज ऑफ एल्कोहल जिसमें होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो वो आपकी कहाँ मिलती है, वो आपकी डायरेक्ट बन जाती हैं, विदाउट डिस्टिलेशन बन जाती है, ठीक है। और विद डिस्टिलेशन बनती है तो मतलब एल्कोहल का कंटेंट ज़्यादा है। तो यहाँ लिखा है जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन, ठीक है। तो लिखा है वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट, ध्यान रखना वाइन और बियर दोनों आपकी विदाउट डिस्टिलेशन है, क्योंकि देखो वाइन में भी आपका परसेंटेज लगभग 25-30 रहता है और बियर में भी आपका रहता है 6 to 8% या उससे कम, ठीक है। इन वेयर विस्की जो आपकी होती है, ब्रांडी, रम ये होती है, ये आपकी 50-55 तक रम जाती है और ये बाकी जो विस्की होती है 45 तक रहती है। तो ये आपकी डिस्टिलेशन से ही बनती है। मतलब अगर आपको एल्कोहल की मात्रा बढ़ानी होती है तो आपको डिस्टिलेशन करना होता है। डिस्टिलरीज हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पर डिस्टिलेशन होता है, ठीक है। लिखा है कि डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रोथ, फर्मेंटेड ब्रोथ वो है जो आपको ओरिजिनली प्राप्त हुआ है उसमें तो कंसंट्रेशन कम रहती है, बाद में उसको बढ़ा देते हैं। ये कह रहे कि फोटोग्राफ देख लो, यहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा कि भाई फोटोग्राफ में दिखाया गया है, इससे क्या ही मतलब है फोटो देख के, तो ठीक है, इट्स ओके। नेक्स्ट जो आपको दिया गया है दैट इज एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ये भी आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है एक। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं आपकी, आपको पता है एंटीबायोटिक्स क्या होती है। एंटीबायोटिक्स आपकी अगेंस्ट द माइक्रोब्स होती हैं, मतलब अगेंस्ट द लाइफ होती हैं। आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि अगर हम कहें कि
एक एंटीबायोटिक है तो वो एंटीबायोटिक जाकर के किसी बैक्टीरिया को किल कर सकती है, ठीक है ना, किसी दूसरी मतलब एक लाइफ से निकलती है दूसरी लाइफ को जाकर के किल करती है, मारती है, ठीक है ना। उसके अपने अपने तरीके हैं, वो अलग बात है कि कौन से तरीके से कौन सी एंटीबायोटिक काम करती है, लेकिन एंटीबायोटिक जो है आपकी बनाई भी जाती है माइक्रोब से और जाकर के किल भी कर देती है माइक्रोब्स को ही। तो लिखा है एंटीबायोटिक आर प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स, एंटीबायोटिक बनाता कौन है, माइक्रोब ही बनाते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ द 20th century and have greatly contributed toward the welfare of the human society। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, उल्टा, बायो का मतलब है लाइफ, यानी अगेंस्ट द लाइफ, लाइफ के थ्रेटनिंग है, मतलब जो आपकी दूसरे बैक्टीरिया होते हैं बेचारे उनके लिए अगेंस्ट है, उनको किल कर देगी। एंड लिखा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, मतलब आपको आपकी लाइफ के अगेंस्ट नहीं है, उनके खिलाफ है जो कि आपकी बीमारी करते हैं, यही मैं कह रहा हूँ आपको। लिखा है वेयर इज विद रेफरेंस टू ह्यूमन बिगिंस देयर आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट, मतलब अगर आप अपने कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो भाई आपको तो बचा ही रही है, ठीक है ना, आपको तो ये बचाते ही हैं, बल्कि ये माइक्रोब्स को मारते हैं, तो उनके अगेंस्ट हुए, आपके अगेंस्ट नहीं हुए। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस which are produced by some microbes and can kill or retard the growth other microbes, मतलब ये क्या करते हैं, कुछ को किल करते हैं और कुछ की ग्रोथ को रोक देते हैं, ठीक है ना। कैन किल मतलब दे कैन साइडल इफेक्ट इनके होते हैं, मतलब किल करने वाले इफेक्ट भी होते हैं, और या फिर किसी ग्रोथ को रोक देना होता है, ठीक है। वो अलग बात है कौन सी एंटीबायोटिक को किस तरह से डिजाइन किया गया है, कौन सी एंटीबायोटिक जा करके कहाँ किस प्रोसेस को रोक देगी, बैक्टीरिया के, अगर कोई एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मार रही है तो जाकर के वो उसके किस प्रोसेस को स्टॉप करती है। हर एक एंटीबायोटिक का अपना अलग अलग प्रोसेस होता है। यहाँ इन्होंने जरा सा एक एग्जांपल समझाने की कोशिश की है, मतलब डिस्कवरी से रिलेटेड थ्योरी लिखी है यहाँ पर। इन्होंने कहा कि तुम फेमिलियर होंगे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को, जानते होंगे, सुना भी होगा, बिल्कुल सही बात है, हमने पेनिसिलिन को कई बार सुना है। लिखा है डू यू नो दैट पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, यस हमें पता है पेनिसिलिन हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक है, जो कि कहाँ से मिली थी, एक फंगस से मिली थी, ठीक है, किससे मिली थी, एक फंगस से मिली थी। यहाँ लिखा है इट इज ए चांस डिस्कवरी, इट वॉज ए चांस डिस्कवरी। चांस डिस्कवरी मतलब ये कर तो कुछ और रहे थे और हो कुछ और गया था, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इट इज ए चांस डिस्कवरी। इसके लिए एक वर्ड ही होता है सिरेंडिपिटी। सिरेंडिपिटी का मतलब ये होता है कि व्हाइल यू आर डूइंग एनीथिंग एल्स और हो कुछ और जाए और कर कुछ और रहे हो, तब हम बोलते हैं सिरेंडिपिटी हुई है। तो अगर यहाँ देखो एक साइंटिस्ट थे बेचारे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था उनका नाम। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है भैया आपके वो काम किसी और बैक्टीरिया पर कर रहे थे, मतलब वो स्टेफाइलोकोकस नाम के एक बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे, और जब वो उसके ऊपर काम कर रहे थे तो सवाल तो आपसे पूछेंगे फ्लेमिंग किस पर काम कर रहे थे, आपका आंसर होगा फ्लेमिंग जो है वो स्टेफाइलोकोकस पर काम कर रहे थे। तो वो क्या हुआ कि ऐसे बोलते हैं कि वो अपनी जो पेट्री डिश थी जिसमें इन्होंने ग्रो कर रखा था, इसको ऐसे ही छोड़ के चले गए थे कहीं, मतलब वो जो पेट्री डिश थी इनकी ऐसी छोड़ के उसको कहीं चले गए, लाइक इस तरह से थी कंडीशन, तो इसको छोड़ करके ये कहीं चले जाते हैं। इसमें बैक्टीरिया इन्होंने ग्रो कर रखा था, वो बैक्टीरिया था आपका स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, चले गए भाई ये वहां से छोड़ के कहीं और, पता नहीं कहाँ चले गए। जब ये वापस आए तो इन्होंने देखा कि इसके अंदर यही जो आपकी है क्या बोलते हैं पेट्री डिश जो है, इसके अंदर कहीं कहीं पर एक मोल्ड, ग्रीन कलर का मोल्ड फंगस दिखाई दिया। इन्होंने देखा जहां जहां फंगस है, इन्होंने ऑब्जर्व किया जिस जिस जगह पर फंगस है उस जगह पर बैक्टीरिया नहीं है, ये इन्होंने ऑब्जर्व किया। जहां फंगस हुआ था वहां पर बैक्टीरिया नहीं थे। तो भाई इन्होंने कहा कि इन्होंने देखा भाई ये फंगस कौन सा, क्या फंगस है, ये चेक किया तो इन्होंने देखा कि यार ये तो जो है पेनिसिलियम नोटेटम है, फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, ये फंगस है पेनिसिलियम नोटेटम। इन्होंने कहा कि भाई पेनिसिलियम नोटेटम से कुछ ऐसा एक्टिव सब्सटेंस निकल रहा है जो यहाँ स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है। बाद में कुछ और साइंटिस्ट ने इसके अंदर से उस एक्टिव सब्सटेंस को आइसोलेट किया एंड दैट इज पेनिसिलिन। वो फिर क्या है, पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि आपकी बैक्टीरिया को किल करती है। कैसे करती है, इट स्टॉप द सेल वॉल फॉर्मेशन। तो आपको ध्यान रखना है, स्टॉप्स द सेल वॉल फॉर्मेशन, यानी ये सेल वॉल के बनने को रोक देगी, सेल वॉल बनने को रोक देती है पेनिसिलिन।
देखते हैं क्या पैराग्राफ में बताया है यहाँ पर। यहाँ बताया है कि भाई उन्होंने देखा कि एक फंगस, एक मोल्ड वहाँ पर ग्रो कर जाता है अनवॉश कल्चर जो था उसमें, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस, जहाँ वहाँ पर स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं कर पा रहा है, जहाँ पर फंगस ग्रो कर जा रहा है। He found out that it was due to the chemical produced by the mold। मतलब इन्होंने देखा कि मोल्ड एक जो फंगस है उसने एक केमिकल बनाया है, वो केमिकल उसको वहाँ ग्रो करने नहीं दे रहा है। उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, पेनिसिलिन। एंड आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम, फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। नाउ टू फुल पोटेंशियल, इसका जो दवाई का जो फुल पोटेंशियल है वो बाद में दूसरे जो साइंटिस्ट थे जैसे अर्नेस्ट चेन, हॉवर्ड फ्लोरे, इन्होंने एस्टैब्लिश किया। तो बाद में जो नोबेल प्राइज मिला वो आपको जो है तीनों को मिला, चेन, फ्लोरे और चेन एंड फ्लोरे वर अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945। तो ध्यान रखना वर्ल्ड वॉर 2 दुनिया में चल रही थी उस टाइम पर, तो भाई इतनी कारगर साबित हुई है दवाई, मतलब जो अमेरिकन सोल्जर्स थे उनको आराम से खाने को मिली है। तो पहले क्या होता था, मान लो उंगली कट जाती, हाथ कट जाता तो लोगों को बीमारियां हो जाती थी, ठीक है, वो ठीक ही नहीं होते थे और मर जाते थे। तो इससे क्या हुआ कि मतलब एंटीबायोटिक आने के बाद थोड़ा अच्छा हुआ कि भाई जो छोटी मोटी कट या इस तरह की जो डिजीज थी जो बैक्टीरिया कोजिंग थी तो वो ठीक होना शुरू हुई। तो अभी तो आजकल तो इतनी टाइप के एंटीबायोटिक हैं, बहुत तरह के एंटीबायोटिक निकाल ली गई हैं, बना ली गई हैं। ये जो ध्यान रखना है आपको कि आजकल जो एंटीबायोटिक बनाई जा रही हैं वो आपकी बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं। अगर आपसे ये पूछा गया कि सबसे पहले एंटीबायोटिक बताइए जो बैक्टीरिया से बनी हो, वो आपकी है स्ट्रेप्टोमाइसिन। बैक्टीरिया वाली पूछा तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, अगर आपकी फंगस से पूछा तो पेनिसिलिन है, और इसके लिए जो बैक्टीरिया था वो था आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस। तो ये बैक्टीरिया था जिसने कि सबसे पहले एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक बनाई थी, वो ये है। अगर फंगस की पूछी तो आपकी पेनिसिलिन है, ठीक है ना बात। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है आफ्टर पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के बाद में अदर एंटीबायोटिक वर ऑल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स, मतलब बहुत जगह से निकाली गई है। कैन यू नेम सम अदर एंटीबायोटिक एंड फाइंड आउट देयर सोर्सेज, मतलब हाँ हम बता सकते हैं कई, जैसे कि हमने आपको अभी बताया एक कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो आपकी किससे निकलती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेशियस से निकलती है। इसी तरह जो आपकी एंटीबायोटिक होती है क्लोरेम्फेनिकोल, वो आपकी निकलती है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से, ठीक है ना। इसी तरह आपकी एक एंटीबायोटिक होती है सबटिलीन, वो आपकी निकलती है बैसिलस सबटिलिस से। तो बहुत सारे नाम हैं, आप सर्च करके देखना, आपको काफ़ी सारे नाम मिल जाएंगे। नेक्स्ट लिखा है एंटीबायोटिक हैव ग्रेटली इंप्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज सच एज प्लेग, मतलब ये कह रहे हैं कि प्लेग को आप एंटीबायोटिक से वो कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। वूफिंग कफ, काली खांसी, डिप्थीरिया, गलगोटू, लेप्रोजी, इनको ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ हम आपको प्लेग के बैक्टीरिया का नाम बता देते हैं। ये आपसे पूछ सकते हैं कि प्लेग के बैक्टीरिया का नाम क्या है। प्लेग का जो बैक्टीरिया आपका वो है यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है, यर्सीनिया पेस्टिस से होता है प्लेग। दूसरा आपका नाम दिया है वूफिंग कफ, तो भैया वूफिंग कफ जो आपकी होती है काली खांसी, इसका जो बैक्टीरिया होता है वो आपका होता है बोर्डेटेला पर्टुसिस, और इसका दूसरा नाम है पर्टुसिस। तो नाम है बैक्टीरिया का बोर्डेटेला पर्टुसिस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है भाई वो आपका होता है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई से। एक और दिया इन्होंने लेप्रोजी, लेप्रोजी जो आपका होता है वो आपका होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है ना। तो ये इसको सवाल क्रिएट कर सकते हैं, वैसे तो करेंगे नहीं, फिर भी आपको बैक्टीरिया के नाम पता होने चाहिए। तो यहाँ तक का भैया आप आज कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको केमिकल्स, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन से बैक्टीरिया से कहाँ से निकलते हैं इस पर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करना, ठीक है। तो बने रहे हमारे साथ, पढ़ते रहे एनसीईआरटी। बार बार इस किताब को पढ़ोगे तो आपको हर बार नई चीज़ें मिलेंगी, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है कि यही आपकी मदर बुक है। आपको इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा होना चाहिए कि एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक जगह से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो बने रहे हमारे साथ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको केमिकल, एंजाइम और अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के साथ। थैंक यू। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।